Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the Constitution and legal history of India, that is the establishment of Supreme Court in 1774. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बना, आपने इसको डिस्कस किया, वहाँ पे आपने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न, शेरिफ से की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, गवर्नर जनरल वहाँ पे वारेन हेस्टिंग बने, वहाँ पे सुप्रीम काउंसिल बनाई गई जहाँ पे वारेन हेस्टिंग, जिसको गवर्नर जनरल बोला जाता है, वो बनाई गई। उसके अंडर आपने देखा कि बड़ी सारी पावर्स जो है, रूल मेकिंग पावर्स, प्रोविज़न मेकिंग पावर जो है गवर्नर जनरल को दी गई इस सुप्रीम काउंसिल के अंडर। इसके अलावा आपने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ा, जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई। सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी सारी पावर्स वहाँ पे दी गई, मीन्स कि वो रिट इशू कर सकते थे, कोई भी सिविल और क्रिमिनल मैटर सुन सकते थे। उसके अगेंस्ट अपील जो है वो प्राइवेरी काउंसिल में जो की जा सकती थी, इसको काउंसिल ऑफ किंग भी बोला जाता था। तो वहाँ पे आपने रेगुलेटिंग एक्ट को समझा। अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे आपने वहाँ पे एक एज ए पॉइंट समझा, यहाँ पे आप उसको जो है डिटेल तरीके से इसको आप स्टडी करेंगे। The British Crown issued a charter in the 1774 establishing the Supreme Court of Judicature at Calcutta, which superseded the provision of Charter 1753। तो 1753 के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुपरसेड करते हुए जो चार्टर बना था 1774 का, उसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश वहाँ पे की गई। तो कलकत्ता में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर था, और मेयर कोर्ट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, जो कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम पे थी। कलकत्ता को पहले फोर्ट विलियम ही बोला जाता था। किंग जॉर्ज थर्ड इशूड अ चार्टर ऑफ 26 मार्च 1774 विच इज़ नाउन एज द चार्टर ऑफ द जस्टिस, जिसको जो है चार्टर ऑफ जस्टिस भी बोला जाता था। तो चार्टर जो है 1774 में आया, और उस चार्टर के अंडर जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई। किसकी जगह पे? जो मेयर कोर्ट थी उसको एब्लिश करके वहाँ पे जो है बनाई गई। ठीक है जी, तो इतना आपको समझना। आगे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर एलिज एम्फे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। सर एलिज एम्फे जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बने थे। इसके अलावा चैम्बर्स, स्टीफन एंड हाइडे वर अपॉइंटेड एज अदर जज, ये बाकी जज वहाँ पे थे। द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स, जुरिसडिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। तो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका क्या था, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उनकी पावर्स, उनका जुरिसडिक्शन, फंक्शन जो है इस एक्ट के थ्रू जो है बताया गया। तो यहाँ पे जो है अब सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट जो बनी थी इस चार्टर के अंडर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से मेंबर होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ पे चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर प्यूने जजेस होते थे, अपॉइंटेड बाय क्राउन थे। इट मीन्स कि जो इंग्लैंड का राजा था वो उनको अपॉइंट करता था। इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वही वहाँ पे जो सुप्रीम होती है, जैसे इंडिया में है। और जितने भी जो है अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जाती है वो क्राउन तो करता है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ की पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ही होती है। द जज वर बैरिस्टर और नॉट ये भी आपने पढ़ा कि जज होते थे वो बैरिस्टर होने चाहिए, कम से कम 5 ईयर का उनको जो है स्टैंडिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए, और ये तब तक अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे जब तक कि क्राउन चाहेगा। इनका फंक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट वाज फंक्शन एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी मानते थे, और उसको जस्टिस ऑफ पीस भी बोला जाता था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मींस जितने भी डिसीजन ये करते हैं उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखते थे, और इनके डिसीजन को जो अगर कोई फॉलो ना करे, इनके ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट को अगर कोई फॉलो नहीं करता है, नहीं मानता है, तो वहाँ पे उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंडर जो है उसके कंटेम्प्ट के लिए इसको पनिश भी किया। इसके अलावा जस्टिस ऑफ पीस का भी जो है ये जहाँ पे कोर्ट मानी जाती थी। The Supreme Court was to nominate 3 persons annually to the Governor General and Council who would select one of the sheriff। क्योंकि आपने देखा कि 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग शेरिफ की अपॉइंटमेंट भी होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल काउंसिल को 3 नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनको अपॉइंट करके देती थी, जो कि शेरिफ की अपॉइंटमेंट वहाँ पे करते थे। द सुप्रीम कोर्ट एंड डिटेन इन पर्सन द फंक्शन ऑफ शेरिफ। शेरिफ का फंक्शन क्या था ये तो आपको बताया कि कोर्ट का जो भी प्रोसीजर होता है क्रिमिनल मैटर में, उससे रिलेटेड शेरिफ की अपॉइंटमेंट की जाती थी। द सुप्रीम कोर्ट एंड डिटेन इन पर्सन कमिटेड बाय द कोर्ट इट वाज ऑथराइज टू इनरोल द अटॉर्नी एंड एडवोकेट। तो शेरिफ का फंक्शन क्या था कि जितने भी अटॉर्नी और एडवोकेट वहाँ पे होते थे उनको इनरोल करना,
ऑल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट द कोर्ट फीस, कोर्ट की कोर्ट फीस क्या होगी उसको रेगुलेट करना। सुप्रीम कोर्ट्स कुड ऑल्सो इशू रिट ऑफ सर्चुरारी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बड़ी सारी रिट इशू कर सकते थे, जैसे सर्चुरारी हो गई, मेंडामस हो गई, प्रोसीडेंटो हो गई जिसको अब प्रेसिडेंट बोला जाता है। ये सारी रिट जो है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इशू कर सकता था, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता था? शरीफ ही यहाँ पे करता था। तो फंक्शन यहाँ पे आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी माना जाता था, जस्टिस ऑफ पीस भी माना जाता था। ये जो है शेरिफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल को 3 नॉमिनेटेड मेंबर भी भेजते थे, और इनका फंक्शन क्या था? सुप्रीम कोर्ट का शेरिफ की हेल्प से ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते थे। ये ध्यान में रखना आपने कि जो नए वकील और एडवोकेट जहाँ पे अपॉइंट जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो उनको इनरोल करना, उसके अलावा कोर्ट फीस को रेगुलेट करना, और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे बहुत सारी रिट जो है जो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं, जैसे हैबिस कॉर्पस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन, उन सभी रिट्स को, जैसे सर्चुरारी और मेंडामस रिट्स को जो यहाँ पे प्रोसीडेंटो जिसको आप प्रेसिडेंट बोला जाता है, इन सभी रिट्स को जो है इशू भी कर सकती थी। जुरिस्डिक्शन देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अंडर द फॉलोइंग हेड। तो ये इनका हम देखेंगे सिविल जुरिस्डिक्शन, और इनके बाकी जुरिस्डिक्शन भी हम देखेंगे, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या था, क्षेत्राधिकार क्या था? तो ये सारे सिविल मैटर्स को भी सुनते थे और एज वेल ये क्रिमिनल मैटर्स को भी सुनते थे। पहले देख लेते हैं सिविल मैटर्स में इनकी क्या पावर्स थी। तो सिविल मैटर्स में इनका जुरिस्डिक्शन क्या था? सिविल मैटर्स से रिलेटेड इनका जुरिस्डिक्शन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस ये सुन सकते थे। कॉरपोरेशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता में जो कॉरपोरेशन थे उनकी जो प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे कोई भी केस ये सिविल केसेस को सुन सकते थे। ब्रिटिश सब्जेक्ट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी ब्रिटिश लोग जो रहते थे उस केस को भी सुन सकते थे। इसके अलावा और एनी दी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इसके अलावा कोई भी पर्सन जो कंपनी के अंडर एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिविल मैटर से रिलेटेड आ जाती थी। और इनहेबिटेंट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जनरली बंगाल, बिहार और उड़ीसा के केसेस जो ये नहीं लेते थे, लेकिन अगर वो अपनी कंसेंट वहाँ पे दे दें तो उन मैटर्स को भी ये सुनते थे। लेकिन वहाँ पे जो मैटर है, सिविल मैटर जो है, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 500 पैगोडा से ऊपर होनी चाहिए। तो ये इनके सिविल पावर्स यहाँ पे थी। तो सिविल मैटर में ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन ऑफ प्रेसिडेंसी के अगेंस्ट सब्जेक्ट, ब्रिटिश सब्जेक्ट जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उनसे रिलेटेड केसेस को ये सुनते थे। अगर हम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की इनकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की जो थी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज एम्पावर्ड टू ट्राई एंड हेयर द क्रिमिनल केसेस। इन द मैटर ऑफ क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट वाज कंस्टिट्यूटेड एज कोर्ट ऑफ ऑयर एंड टर्माइनर एंड गोल्ड डिलीवरी फॉर द टाउन ऑफ कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे उन्होंने कुछ कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट कर रखी थी जिनका नाम था कोर्ट ऑफ ऑयर, टर्माइनर एंड गोल्ड डिलीवरी ऑफ द टाउन ऑफ द कलकत्ता। द फैक्ट्री ऑफ द फोर्ट विलियम एंड द फैक्ट्री सबऑर्डिनेट देयर टू, और इसमें जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो भी फैक्ट्रीज थी वो सारी इसके अंडर आ जाती थी। द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता। कलकत्ता में जो इंडियंस थे, जो नेटिव इनहैबिटेंट्स थे, जो यहाँ के लोग थे, उनके अगेंस्ट इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं चलती थी। एंड बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी इनकी जो है जुरिस्डिक्शन नहीं चलती थी। इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू द मैजेस्टी सब्जेक्ट एंड पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द कंपनी। तो इनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ थी? जो कि मैजेस्टी सब्जेक्ट, क्राउन के सब्जेक्ट के अंडर आता है। मतलब जहाँ जहाँ पे भी कंपनी का जो एम्पायर था वहाँ पे जितने भी लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाते थे, वहाँ से वो कोई भी केस को सुन सकते थे। और कंपनी में अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो कंपनी से रिलेटेड कोई पर्सन है तो वहाँ पे भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की आ जाती थी। इसके अलावा अपने डिसीजन को देने के लिए इन्होंने ग्रैंड जूरी और पिटी जूरी भी बना रखी थी, तो जो कि ब्रिटिश सब्जेक्ट होते थे, सारे ब्रिटिशर्स वहाँ पे होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो एम्पावर्ड टू रिप्राइव और सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कैपिटल सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ी पावर्स क्या थी कि वो किसी भी पर्सन की जो सज़ा थी उसको कम कर सकते थे, उसको रिप्राइव कर सकते थे, उसको सस्पेंड कर सकते थे। अगर किसी को जो फांसी की सज़ा हुई है तो वहाँ पे उसकी सज़ा को कम किया जा सकता था अगर वहाँ पे मर्सी पटिशन फाइल की जाती है तो। इन द केस इट कुड रेफर द केस ऑफ द ब्रिटिश क्राउन विद द रीजनेबल रिकमेंडेशन ऑफ मर्सी। तो यहाँ पे वो ब्रिटिश क्राउन को भी मर्सी के लिए जो केस को किसी को रिकमेंड जो है कर सकते थे। द फाइनल डिसीजन किसका होता था? वो क्राउन का ही होता था। इट मीन सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पे किसी भी मैटर में अगर किसी को फांसी की सज़ा हो रखी है तो उसकी फांसी की सज़ा को सस्पेंड करने या सज़ा को कम करने का, कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने का जो है राइट यहाँ पे मिला हुआ था।
लेकिन फाइनल डिसीजन यहाँ पे किसका होता था, वो जो क्राउन का ही होता था, किंग काउंसिल जो होती थी, प्रिवी काउंसिल होती थी, उसका होता था, वहाँ पे उसका अप्रूवल जो है लेना पड़ता था। इसके अलावा यहाँ पे इक्विटी जुरिडिक्शन भी था। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी डिसीजन देती थी ऑन द बेसिस ऑफ चांसरी कोर्ट देती थी। ये चांसरी कोर्ट क्या होती है? चांसरी कोर्ट इंग्लैंड में जिससे करती हैं, और यहाँ पे ऑन द बेसिस इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस फैसला होता है। मींस यहाँ पे अगर लॉ में कुछ नहीं लिख रखा या लॉ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है किसी भी मैटर पे, तो वहाँ पे चांसरी कोर्ट जो है ऑन द बेसिस इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस के बेसिस पे फैसला सुनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है जहाँ पे वो किसी भी कानून की टेक्निकलिटी को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं थी, तो वो किसी भी डिसीजन को एज़ पर लॉ देने के लिए बाध्य नहीं थे, बाउंड नहीं थे। वो ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेस पे कोई भी डिसीजन जो है वो दे सकते थे। यहाँ बोलने का तो ये है कि कानून जो होता है, लॉ जो होता है वो बना होता है, लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन करना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसको फॉलो करना जरूरी नहीं था। वो ऑन द बेसिस ऑफ चांसरी कोर्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस फैसला देती है, वैसे ही वो ये फैसला दे सकते थे। इसके अलावा एक्लेसिस्टिकल जुरिडिक्शन भी था इनके पास, एक्सरसाइज ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट डिसाइडिंग द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी ब्रिटिशर्स रहते थे उनको यहाँ पे कुछ इम्यूनिटीज़ भी दी गई थी, डायसिस ऑफ लंदन की तरह। डायसिस ऑफ लंदन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इम्यूनिटीज़ दी जाती है। इट कुड ग्रांट प्रोबेट्स ऑफ विल एंड लेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द गुड्स चैटल्स, ऑल्सो एम्पावर्ड द अपॉइंट गार्जियन फॉर द इन्फेंट्स। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे उनको बड़ी सारी कुछ इम्यूनिटीज़ भी दी गई थी। माइनॉरिटी रिलेटेड जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट जो है माइनर के लिए कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर सकता था। द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर शैल बी गिवन, और माइनर का जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़रूरी था कि जब भी किसी गार्जियन की अपॉइंटमेंट की जाती है, अगर कोई माइनर है उसके पास बहुत सारी ज़मीन है लेकिन वो ज़मीन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है, और माइनर ना तो कोई डिसीज़न कर सकता है ना ही वो अपनी वैलिड कंसेंट दे सकता है। तो इस केसेस में जो है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट था कि वो माइनर के लिए कोई भी जहाँ पे गार्जियन अपॉइंट जो है कर सकता है। इसके अलावा एडमिरल्टी कोर्ट पहले भी आपने पढ़ा है कि जो सी से रिलेटेड मैटर होते हैं, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, किसी भी वेसल से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड, फेरी से रिलेटेड, हाई सी से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो है सीधा जो है जुरिडिक्शन किसका आ जाता था, सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे आ जाता था। इसके अलावा रिट जुरिडिक्शन भी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो बड़ी सारी रिट इशू कर सकती थी, उनके सब ऑर्डिनेट जो भी कोर्ट्स हैं, लाइक कोर्ट ऑफ कलेक्टर है, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है, क्वार्टर सेशन है, शेरिफ है, इनको कोई भी ऑर्डर थ्रू रिट जो है ये सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी। इसके अलावा जुरिडिक्शन एज टू द जस्टिस ऑफ पीस, तो सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस ऑफ पीस भी बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू द चार्टर, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट were submitted the jurisdiction to act as justice of peace. Under this jurisdiction, they can inquire and investigation after arresting the accused and can also punish them if they were found to be guilty. तो क्रिमिनल मैटर में उनको सारी पावर्स थी, वो किसी भी क्रिमिनल मैटर में किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते थे, उससे रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते थे, इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, और उसके बाद जो है अगर पर्सन जो है उस मैटर में जो है गिल्टी प्रूव होता है तो उसको पनिश करने की पावर भी रखते थे। इसके लिए उन्होंने कोर्ट्स भी बनाई थी, जैसे कोर्ट ऑफ ऑयर, टर्माइनर, गोल्ड डिलीवरी। तो ये सारे क्या करते थे, इस क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो है वहाँ पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करते थे, और पनिश अगर वो गिल्टी पाया जाता था तो उसको पनिश भी वहाँ पे कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस से रिलेटेड भी जुरिडिक्शन था। इसके अलावा सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसके जो जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पे सुपरवाइजरी फंक्शन भी परफॉर्म करते थे। तो चाहे वो काउंटर ऑफ रिक्वेस्ट हो, कोर्ट ऑफ सेशन हो, जस्टिस ऑफ पीस हो, ये सभी कोर्ट्स पे जो है सुपरवाइजरी फंक्शन कौन परफॉर्म करती थी, यही सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करती थी। इसके अलावा जुरिडिक्शन टू मेक रूल्स, सुप्रीम कोर्ट हैड द जुरिडिक्शन टू मेक रूल्स एप्रोप्रिएट फॉर द कंडक्ट ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना है कि कैसे जो है प्रोसीजर चलेगा कोर्ट का, कैसे जो है इंक्वायरी की जाएगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इससे रिलेटेड जो है जो भी रूल वो चाहे वो बना सकते थे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर द अपील,
तो एन अपील इन द प्रीवी काउंसिल वाज हेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है प्रीवी काउंसिल में जो है की जा सकती थी, जिसको किंग ऑफ काउंसिल भी बोला जाता था। तो सिविल मैटर में कब जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी, इन सिविल लिटिगेशन वेयर द केस वाज अबव द वैल्यू ऑफ 1000 पेगोडाज। तो सिविल मैटर में अगर कोई भी मैटर जो है जिसकी वैल्यू जो है 1000 पेगोडा से ऊपर होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर प्रीवी काउंसिल में इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो की जा सकती है अगर मैटर जो है 1000 पेगोडा से ऊपर है। इन क्रिमिनल केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैड इट्स डिस्क्रिशन फॉर द अपील। क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट था कि वो जो अपील है प्रीवी काउंसिल को रेफ़र करे या ना करे, वो कुछ भी कर सकती थी, उसको अलाउ भी कर सकती थी और निगलेक्ट भी कर सकती थी। यही रीज़न था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटी का बहुत मिस यूटिलाइजेशन भी हुआ। केस ऑफ नंद कुमार आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें जो है उसको नंद कुमार को आगे अपील करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन थी कि वो किसी भी मैटर को आगे अपील के लिए रेफ़र करे या ना करे। तो यहाँ पे आपने देखा कि चार्टर जो है 1774 का जो चार्टर था, इस चार्टर के अंडर जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी और इस सुप्रीम कोर्ट को बड़ी सारी पावर्स जो है वहाँ पे दी गई थी। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।